अब्दुरः गणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आर्य सभा पंजाब के इस त्रैवार्षिक अधिवेशन में सभी आर्य समाजों के उपस्थित प्रतिनिधिगण और मंच पर उपस्थित, मैं पहले बोलता तो कहता कि आरक्षणी सभा पंजाब के माननीय प्रधान जी, और मैं कह सकता हूं कि आरक्षणी सभा के माननीय प्रधान जी जिन्होंने अभी अभी अपनी पूर्व की समिति को भंग करने की घोषणा की और नए चुनाव की तैयारी में मुझे यहाँ पर आदेश किया है। माननीय सुदर्शन शर्मा जी, मंत्री महोदय आदरणीय श्रीमान प्रेम भारद्वाज जी, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय रहे आदरणीय सुधीर जी, और प्रस्तोता के रूप में लंबे समय से जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है आदरणीय पृथ्वी जी, और माननीय आर्य सभा पंजाब का अपना ही एक इतिहास रहा है और उस इतिहास से हम सब लोग काफी हद तक परिचित हैं। बार बार उसको परिचय कराना तो मुझे नहीं लगता कि इन आयोजनों का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करेगा, लेकिन कभी कभी जब लंबा समय बीत जाता है तो थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है कि आप ही हो आर्य सभा पंजाब। जब कभी कभी ये लगने लग जाए कि हम और ज्यादा श्रम से और ज्यादा क्षमता से काम कर सकते हैं, तो याद दिलाना पड़ता है, देखो तुम्हारे पूर्वजों ने ये काम किया था, देखो तुम्हारे दादाजी ने काम किया था, देखो तुम्हारे पिताजी ने काम किया था, तुम्हें भी उसी चरण चिन्हों पर चलना है। तो केवल उस उद्देश्य से मैं कह सकता हूँ कि जब मंत्री ये भी माननीय प्रेम जी अभी कह रहे थे आर्य सभा पंजाब ने बहुत बड़ा काम किया, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, तो मैं सोच रहा था कि आर्य सभा पंजाब जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है उसी का बंटवारा भी बहुत जबरदस्त हुआ। सारा पाकिस्तान उसमें से चला गया, सारा जम्मू कश्मीर उसमें से चला गया, सारा हिमाचल उसमें से चला गया, बलूचिस्तान उसमें से चला गया। जो आजाद कश्मीर है आज के समय में वो उसी का हिस्सा हुआ करता था, मीरपुर और कोटली। और अब जो आधुनिक हरियाणा है वो इसका हिस्सा हुआ करता था। और जब मैं दिल्ली से आया हूं तो मैं भी पंजाब का ही हूं, क्योंकि वही पंजाब सभा हुआ करती। तो इसलिए मैं ये कहूं कि उस प्राचीन आर्य सभा अविभाजित पंजाब जो कभी था, वास्तव में वो ही आर्य समाज था। जब मैं रास्ते में भी बात कर रहा था, किसी का फोन आया, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जलंधर जा रहा हूँ, आर्य सभा पंजाब का चुनाव है। तो मैं विचार कर रहा था कि भी आर्य सभा पंजाब एक ऐसा नाम था जिसकी कोई भी गतिविधि राजनीतिक हलचल के लिए पर्याप्त मान ली जाती थी। यानी आर्य सभा पंजाब के अंदर अगर कोई चर्चा हुई तो आपके लोगों से पहले सरकारों के कानों को खड़ा कर देती थी। ये थी आर्य सभा पंजाब। समय बदलता है, ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब सभा के अंदर या हमें भी परिवर्तन आया, समय में भी परिवर्तन आया, और आज हम फिर बैठ करके उस परिवर्तन को चर्चा करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे सबसे पहला तो एक ही अनुरोध है कि आप आज जब यहाँ पर बैठे हैं तो आप ही आर्य सभा पंजाब हैं और कोई आर्य सभा पंजाब नहीं है। जो इस हॉल के अंदर आज बैठे हैं यही माने कि मैं हूं आर्य सभा पंजाब और मुझे ही अपने प्राचीन इतिहास को दोहराने की तैयारी करनी है। मैं और किसी से अपेक्षा नहीं करने वाला। मैं ये नहीं, कम से कम इस हॉल में मौजूद दो लोग हैं, वो ये किसी और से नहीं कहेंगे कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे ना। अब आपने सोचना है क्या करना है, आपने विचार करना अब क्या करना है। हम अब किसी से शिकायत नहीं कर सकते। आप ही सरकार है, ये समझ लीजिए, आप ही सरकार का हिस्सा है, ये समझ लीजिए। इस तरह से आज विचार करें कि आज इस अधिवेशन के पश्चात में क्या परिवर्तन आना चाहिए हम सबके सामान्य जीवन में, हम सबके निजी जीवन में। मेरे आर्य समाज की जिम्मेदारी के प्रति मेरे में क्या परिवर्तन आना चाहिए, और फिर मेरी आर्य समाज जो सभा के साथ मिलकर के काम करती है उसमें क्या परिवर्तन आना चाहिए। ये चिंतन करने का समय है, ये त्रैवार्षिक अधिवेशन। इसलिए
मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध ये रहेगा कि आज अपने चिंतन में कुछ परिवर्तन करने की इच्छा को लेकर के थोड़ा सा समय लगाएं। कार्य तो ये चुनाव का था, उसका काम तो 10 मिनट का है, उससे ज्यादा करनी है। माननीय मंत्री जी ने आए हुए लेखा भी पढ़ दिया, जो गत 3 वर्षों में जो गतिविधियां सभा की हुई हैं उनसे भी आपको अवगत करा दिया। तीसरा विषय तो केवल चुनाव का है, वो भी होगा, लेकिन उसके बीच में मुझे लगता है कुछ चर्चा हमें करनी चाहिए। एक तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि हमारे इस अधिवेशन में सबसे युवा के रूप में जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने दृष्टि डाली अभी तक, सबसे आगे मेरे राइट हैंड में बैठे, जो मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं देख ना पाऊं या मेरी आयु की गणना गलत हो, ऋषि जी मुझे लगता है यहाँ पे सबसे कम आयु के नौजवान बैठे। बात ठीक है जी, गलत है? मेरे अनुमान से 32-33 साल के आसपास आयु होगी, ठीक है जी? ठीक अनुमान, ठीक है। इस आयु के नौजवानों को इस सभा में और बढ़ने का अवसर आप लोगों को अब देना चाहिए, ऐसा मेरा पहला अनुरोध है। और ये हमारे लिए बहुत ही सफलता का, जो मैं थोड़ी देर के लिए इस कार्यक्रम से पहले बैठा था अभी प्रधान जी के साथ कक्ष में, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट की चर्चा भी नहीं हुई होगी, और उस चर्चा में जो परिणाम आया वो परिणाम तो माननीय प्रधान जी अपने मुखारबिन से आपके सामने रखेंगे, उसको मैं नहीं रखूंगा। लेकिन उस परिणाम के आने के पीछे का जो कारण है, वो कारण ऋषि जी की सोच है, मैं इतना आपको कह सकता हूँ, और ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। जब आपके सामने परिणाम आएगा तो आप स्वयं कहेंगे। जब 10 मिनट की चर्चा में अकेला एक नौजवान एक नए निर्णय का कारण बन सकता है, तो जब आर्य पंजाब में आप सबके घरों में पैदा होने वाले नौजवान सुपुत्र इकट्ठा होकर के और आर्य समाज की उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो क्या कारण है कि आर्य समाज इस पंजाब की सबसे बड़ी शक्ति ना बन सके? इसका उत्तर दे देना, विचार करके देखना। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा, ज्यादा पीछे नहीं जाते। आर्य सभा पंजाब जो कार्य अपने जिम्मेदारी पर लेती थी, वो कार्य की सफलता इसी कारण से पूरी हो जाती थी कि उसकी जिम्मेदारी आर्य सभा पंजाब ने ले ली है। चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो, वो कोई पंजाब की बाउंड्री में नहीं बना था। यहां से आज भी जाने में 10 घंटे लगते हैं, उस समय कितना लगता होगा? और तब तो यहां से नहीं जाया जाता था, तब कहां से जाते थे? लाहौर से। लाहौर से जाकर के विपरीत परिस्थितियों में, पैसा भी हमारे हाथ में नहीं था उस समय, 1-1 रुपया मांगकर आटा घर से इकट्ठा करके, रद्दी घर से इकट्ठा करके, और आप हैरान हो जाएंगे प्रतिनिधि सभा पंजाब के इतिहास को देख करके। एक हमारे सोमदत्त महाजन जी दिल्ली में होते थे, अब उनका निधन हो गया, वो सियालकोट के रहने वाले थे। वो जो घटना सुनाते थे, उससे लगता है आर्य समाज किस कदर एक क्रांति की ज्वाला थी हर क्षेत्र में। वो कहते थे हमारे पास पैसे तो थे नहीं, बहुत थोड़े पैसे होते थे घरों में, उसी से देना क्यों? सनातनी हमारे विरोधी, मुस्लिम हमारे विरोधी, अंग्रेज सरकार हमारे विरोधी, कम्युनिस्ट हमारे विरोधी, ईसाई हमारे विरोधी, हमारा था कौन? और उस नहीं होने के बावजूद भी आपने दोआबा कॉलेज, कन्या गुरुकुल देहरादून, इतने बड़े इंद्रपुर गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल ज्वालापुर, और ना जाने में संस्थाओं के नाम पढ़ता जाऊं, इतनी सारी संस्थाएं, इतने डीएवी कॉलेज, इतने डीएवी स्कूल, इतने अनाथालय खड़े कर दिए अपने पास कुछ ना होते हुए भी। ये क्या छोटा इतिहास है? कोई आपका नहीं था, हमारे ही गाली देने के लिए खड़े हो गए, तुम होते कौन को शुरू करने वाले? कल्पना करो, आज अनेक लोग घर वापसी के अभियान चला रहे हैं। भला वो अभियान चलाए किसने? मैं वापिस आता हूं, मैंने कहा उन्हीं आर्य समाज के लोगों ने आटा फंड इकट्ठा किया। आलू बहने, आप में से कितने जानते हैं आटा फंड को? हाथ खड़े करना रहेगा। इसका मतलब बहुत इतिहास से पीछे जा चुके। थोड़ा सा बता देता हूं। जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने गुरुकुल की स्थापना की थी, तो पैसा नहीं था, तो सबने कहा भी पैसा तो चाहिए, कहां से लाए भाई? बड़ा पैसा तो किसी के पास था नहीं, और बड़ा पैसा कोई था भी तो वो आर्य समाज को देने में थोड़ा हिचकता था। जो सनातन धर्मी सोचते थे कि देना तो चाहिए, लेकिन वो डरते थे कहीं हमारा गांव निकाला ना हो जाए। देखो आर्य समाज वालों को पैसा दे के आया, तो क्या करें?
आर्य समाजियों ने अपने अपने लोगों के घरों में छोटे छोटे आटे के और ड्रम रखवा दिए। भाई जब रोटी बनाने बैठो, एक मुट्ठी आटा पहले इसमें डालना, फिर रोटी बनाना। और महीने में आर्य समाज का सेवक जा जा करके उनको लेकर के आता था और अपने घर की रद्दी इकट्ठे कर लो। वो रिक्शा लेकर के जाता था, आटा लेके आता था, रद्दी लेके आता था, उसको बेच करके उसके फंड से गुरुकुल कामेडी को पैसा भेजा जाता था। सोचो तो सही, अपने त्याग की अनुमान तो लगा कर देखो। ये 1-2 दिन नहीं चला, उत्साह ने शुरू कर दिया, कब बंद हो गया ना, सालों सालों तक चलता रहा। उसके बाद जब सोमदत्त महाजन जी ने घटना सुनाई, बोले मेरे पिताजी की जिम्मेदारी लगी कि तुमने कम से कम 5 रुपए महीना इकट्ठा करके लाना। जब सबने लगाई, भाई हम इनके लिए गुरुकुल खोल रहे हैं, आर्यनगर खोल रहे हैं। आर्यनगर मालूम है आप में से किसी को? आर्यनगर के बारे में कौन जानता है? हमारे सरदार जी बोल रहे, वो जानता है, मालूम होना चाहिए। आर्य सभा पंजाब का गजब का इतिहास। हमारे दलित भाइयों के लिए जगह नहीं थी रहने की। वो कहते थे ना हमारा घर, ना हमारी जमीन, ना हमारे पास मंदिर, ना हमारे लिए कुआं, ना हमारे बच्चों के लिए स्कूल, हम जाएं कहां? मुस्लिम ना बने तो क्या बने? उनकी और किसी ने नहीं सुनी, सुनी तो केवल आर्य समाज ने सुनी। और सबसे पहले लाहौर में, सियालकोट में, कराची में, दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बरेली में, इन जगहों पर बड़ी बड़ी जमीनें ली गई। उन जमीनों पे प्लॉट काटे गए फ्री में और उनका नाम रखा गया आर्यनगर। और उन दलित भाइयों को जो ईसाई मुसलमान बनने के लिए तैयार थे, उनको वो फ्री जमीनें देकर के उनके नाम के साथ आर्य लिखा गया। और उनमें उनके लिए स्कूल खुलवाए गए, कुएं खुलवाए गए, आसमान मंदिर बनाए गए। फिर कहा गया अब देखो तुम्हारा भी घर, तुम्हारा भी मंदिर, तुम्हारा भी स्कूल। किसने सुना, किसने बोला? केवल और केवल आर्य समाज ने सुना। बंधु तो महाजन जी कहते उनकी जिम्मेदारी पिताजी की लेते कि 5 रुपए महीने में जमा कराने हैं और 50-60 पैसे 70 पैसे तनख्वाह थी, कहां से लाएंगे 5 रुपए? तो कहते थे वो जाते थे शादियों में, और शादियों में जब दूल्हे के वो आते ना पैसे, तो कहते वो इकट्ठा करते थे। वो क्या कहते कि ये जो शराबी है ना, ये इकट्ठा करके इसकी शराब पी जाए तो उससे अच्छा मैं इसको पैसे इकट्ठा करके गुरुकुल और अनाथालय में भेज दूंगा। उनसे आपके अनाथालय बने, उनसे आपके स्कूल बने, उनसे आपके इतने बड़े बड़े गुरुकुल बने। सोच करके देखना आर्य समाज के लोगों का इतिहास, आर्य समाज के लोगों का त्याग कितना गजब का है। बंधु बन तो गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई। आज द्वाबा कॉलेज को बना करके दिखा दे, आज कन्या महाविद्यालय जालंधर को बना करके दिखा दे, केवल जमीन खरीद के दिखा दे। आज को डीएमसी बना करके दिखा दे, आज को दीनानगर के स्कूल बना के दिखा दे। आज कोई आपका जो हमारे मित्र साहब बैठे यहाँ बैठे थे, वो दिख रहे, कितना बड़ा है आपके जलंधर में गुरुकुल, करतारपुर, वो बना करके तो दिखा दे। हमारे पूर्वजों का तप था बनाने का। कम से कम आपका इतना तप तो होना चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर घटने